गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संजीव चौहान एनसीडीएक्स और सेबी की तरफ से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका शीर्षक है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम ऑन कमोडिटी इंडाइसेस। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस वेबिनार की। तो सबसे पहले हम जो ओवरऑल जो कमोडिटी डेरिवेटिव सिस्टम का इकोसिस्टम है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मार्केट है वो 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था विद कॉटन ट्रेड एसोसिएशन के साथ में। और इसी श्रृंखला के अंदर सन 1910 से 30 के बीच में इसमें दो और नई कमोडिटी ऐड की गई थी, ऑयलसीड्स एंड रॉ जूट। और 1953 के अंदर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था जो इस बाजार को रेगुलेट कर रहा था। और तब से लेकर 20 सेंचुरी के एंड तक इस बाजार पे समय समय पर सरकार की तरफ से बैन लगा दिया गया और ट्रेडिंग रिज्यूम की गई थी। और सन 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने ये बैन एक्सटेंड कर दिया और नेशनल लेवल के 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस को परमिट किया ट्रेड करने के लिए, जिनमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स एंड एनएमसी के नाम से 3 एक्सचेंजेस थे। और इसी क्रम में सन 2015 के अंदर सेबी ने एज ए रेगुलेटर टेक ओवर किया एफएमसी से। अब अपन बात कर लेते हैं जो कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर उनका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको मॉनिटर करता है। और उसके अंडर में सेबी है, और सेबी के अंडर में नेशनल लेवल के आज की डेट के अंदर अगर अपन देखें तो 5 एक्सचेंजेस हैं, जिसके अंदर एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स और एनएससी एंड बीएससी। और टोटल अगर अपन कमोडिटीज की बात करें तो अराउंड 91 कमोडिटीज ट्रेड होती है इन एक्सचेंजेस के अंदर। ये कुछ सेबी की तरफ से इस बाजार को सपोर्ट प्रोवाइड करने के हिसाब से कुछ स्टेप्स लिए गए थे। तो वो देख सकते हैं कि सितंबर 2015 के अंदर सेबी ने टेक ओवर किया था एज ए रेगुलेटर। और जून 2017 के अंदर सेबी ने परमिट किया ऑप्शंस की ट्रेडिंग को कमोडिटीज डिवीजन के अंदर। और उसी साल सेबी ने परमिट किया एएफ कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा सितंबर 2017 के अंदर सेबी ने जो इक्विटी और कमोडिटीज की जो फर्म थी उनका इंटीग्रेशन को परमिट किया। और बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ किया कि वो भी अपने प्लेटफॉर्म पे कमोडिटीज प्रोडक्ट को ट्रेड के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग को परमिट किया कि वो एज ए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एक्सचेंज के साथ जुड़ सकते हैं। और सितंबर 2018 के अंदर एफपीआई को परमिट किया कि वो भी अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च 2019 के अंदर म्यूचुअल फंड और पीएमएस की सर्विसेज को भी अलाउ किया गया कमोडिटी मार्केट के अंदर। और जून 2019 के अंदर कमोडिटी इंडेक्सेस को भी परमिट किया सेबी ने ट्रेडिंग के लिए, जो एनसीडेक्स में एग्रीडेक्स के नाम से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। ये लिस्टेड कमोडिटीज हैं जो आज की डेट के अंदर एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग हो रही है। और इनको हमने एक सेगमेंट वाइज जो डिवाइड किया है वो देख सकते हैं। इन्हीं के बेसिस के ऊपर जो हमारा कमोडिटी इंडेक्सेस है वो बना है। तो सरल पल्सेस के अंदर देख सकते हैं कि आज की डेट के अंदर बाजरा, बार्ले, चना, मेज, व्हीट, मूंग एंड पेडी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। और स्पाइसेस के अंदर देखें तो अपने पास में कोरिएंडर, जीरा एंड टर्मरिक है। एंड फाइबर के अंदर अगर अपन देखें तो कॉटन सीड ऑयल के शंकर कपास एंड 29 mm कॉटन अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर ग्वार सीड एंड ग्वारगम है। एंड ऑयल सीड्स के अंदर देखें तो सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड सीड एंड क्रूड पाम ऑयल और सेसम सीड ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे। अब अपन एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव के बीच में। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड होता है वो एक्चुअल डिलीवरीज पे सेटल होता है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या सेटल कॉन्ट्रैक्ट भी रहते हैं वहाँ पे। और कमोडिटीज के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस के ऊपर एक डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखें अपन जो इक्विटी है उसके अंदर ऐसा कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। कमोडिटीज के अंदर जो ट्रेड करते हैं उनको एक होल्डिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट रहती है, असाइन के चार्जेस वगैरह लगते हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट रहती है। जबकि वही चीज़ अगर अपन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में देखें डेरिवेटिव्स पार्ट पे तो वहाँ पे सिर्फ एक होल्डिंग की कॉस्ट आती है, जिसके अंदर अपना इंटरेस्ट कॉस्ट अपन इंक्लूड करते हैं। कमोडिटी मार्केट के अंदर फिजिकल मार्केट का जो सीजनल नेचर है वो इम्पैक्ट डालता है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट है वो कैश मार्केट रहता है, एरिया से रहता है। फैक्टर की अपन बात करें कि कौन सा फैक्टर है जो मेजरली इनके प्राइसेस को करते हैं, तो वो कमोडिटीज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर करती हैं। एंड इसके अलावा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट रहते हैं वो इनके प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
और जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन रहते हैं, लाइक जो स्टॉक लिमिट वगैरह लगाती है टाइम टू टाइम, वो सब प्राइसेस को मूव करने के लिए इम्पैक्ट डालते हैं। वही फैक्टर अगर अपन इक्विटी मार्केट में देखें तो वहाँ पे मेजरली जो ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशन रहती है उस कंट्री की, वो इम्पैक्ट डालती है, प्लस इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट डालता है, प्लस सरकार की तरफ से जो भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है इनके प्राइसेस के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे जो भी मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए एक सवाल है कि हु रेगुलेट द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। ये चार ऑप्शन है आपके पास में: आरबीआई, आरडीआई, पीएफ, डीआरए एंड सेबी। तो कोई भी चैट के थ्रू बता सकता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। राइट, इसका आंसर रहेगा सेबी। इसके अलावा जो रिस्क एसोसिएट रहती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के साथ में, तो वो देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का जो वेदर कंडीशंस वगैरह रहती है, सीजनल जो भी डिजीज वगैरह रहती है, तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर। एंड जो मार्केट रिस्क रहती है कमोडिटी के जो प्राइसेस और क्वांटिटी के ऊपर जो भी ट्रेड रहता है वो इन्वॉल्व रहता है। फाइनेंशियल रिस्क तो रहती है, जो भी टाइमली जैसे कि किसान वगैरह जो भी सोइंग वगैरह करते हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, वो लोग क्या बाजार में उसकी प्राइसेस वगैरह चल रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर, अगर सपोज करो कोई उनके लोन वगैरह रहता है, वो सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहती है। लीगल एंड एनवायरमेंटल रिस्क अगर इसमें देखें तो टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशन वगैरह चेंज होते रहते हैं, स्टॉक लिमिट को लेकर, टैक्सेशन को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर, वो रिस्क इन्वॉल्व रहता है। प्लस ह्यूमन रिस्क वही इन्वॉल्व रहता है इसके अंदर, जो भी कह सकते हैं फैमिलीज या एम्प्लॉयज फार्मिंग को प्रॉपर वे के अंदर इसको मैनेज करने के लिए नहीं रहे, तो वो एक रहता है। एक्सचेंज ट्रेडेड अगर अपन कमोडिटी डेरिवेटिव्स देखें तो आज की डेट में तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं अपने पास में ट्रेडिंग के लिए: फ्यूचर्स, ऑप्शन इन गुड्स एंड इंडेक्सेस। तो आज का जो अपना रहेगा टॉपिक वो इंडेक्सेस के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा अपन जान लें कि एक्सचेंज ट्रेडेड जो भी कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो किस बेसिस के ऊपर डिज़ाइन किए जा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो बेसिक की फीचर्स रहते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करते हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो भी ऑफर होता है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइज रहता है उसका, मार्जिन कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है उसके अंदर, एम टू एम बेसिस के ऊपर जो भी रिस्क रहती है उसका सेटलमेंट होता है डेली बेसिस के ऊपर, जो भी ट्रेड अगर इंट्रा डे बेसिस के ऊपर इसके अलावा जो ओपन रहता है उसका एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट रहता है, बेसिस सेंटर रहता है हर कमोडिटी का, और डिलीवरी बेस्ड ट्रेड रहता है इसके अंदर, प्लस हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट रहती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस के ऊपर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और सवाल रहेगा मेरा कि वेदर से भी रेगुलेट्स स्पॉट मार्केट कमोडिटी ट्रेडिंग ऑल्सो इन इंडिया और नॉट। तो अगर ऐसा करता हूँ मैं, आप लोगों का क्या रहेगा इसके ऊपर आंसर? क्या सभी रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर स्पॉट मार्केट और नहीं? राइट, इसका आंसर नो है। सेबी रेगुलेट नहीं करता है स्पॉट मार्केट को। अब हम कमोडिटी इंडेक्सेस जो एगडेक्स है उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो एगडेक्स के जो की फीचर्स है उसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। जो कंपोनेंट है जिसके बेसिस के ऊपर इसको डिजाइन किया गया है, वो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो भी कमोडिटी इन्वॉल्व है, तो 80% जो कमोडिटीज हैं
उनका जो टर्नओवर है मोर देन 75 करोड़ से ऊपर की जो कमोडिटीज है, 80% कमोडिटीज वो ली गई है, और 20% जिनका वॉल्यूम 75 करोड़ या 75 करोड़ से नीचे है, उनको इन्वॉल्व किया गया एज पर सेबी गाइडलाइन। और वैल्यू वेटेज देखिए अगर अपन उनका, तो उसके अंदर 50-50% का वेटेज दिया गया है। 50% जो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेड हो रही है उस फिगर वॉल्यूम को दिया गया है, और 50% वेटेज उनका जो स्पॉट में ट्रेड हो रही है उसके बेसिस पे दिया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर और कैपिंग भी की गई है। तो जो फ्लोर और कैपिंग की गई है वो सेक्टर वाइज की गई है। सेक्टर वाइज अगर अपन बात करें जैसे एडिबल ऑयल या ग्वार कॉम्प्लेक्स, तो एक 40% की कैप लगाई गई है उनके ऊपर, और एक इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करें तो 20% की कैप है उसके ऊपर। और इसका हर साल रिबैलेंसिंग होता है 1 अप्रैल को, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रोडक्शन एंड जो भी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हो रहा है उसके बेसिस के ऊपर। और जो रोल ओवर होता है ये हर महीने की फर्स्ट स्टार्टिंग जो 3 दिन रहते हैं उसके ऊपर ये रोल करता है नेक्स्ट मंथ के ऊपर। और जो कॉमोडिटीज का सिलेक्शन किया गया वो बोथ साइड का ध्यान में रख के किया गया है। और अगर अपन बात करें इसकी डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसके अंदर हर सेगमेंट से कमोडिटीज ली गई हैं। और जो सेगमेंट हमने बनाए हैं एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कमोडिटीज का, तो हम देख सकते हैं जैसे सॉफ्ट पार्ट पे हमने शुगर लिया है। एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स के अंदर आरएम सीड, सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल एंड क्रूड पाम ऑयल है। जिसमें से हम देख सकते हैं कि आरएम सीड, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल इंडेक्स का पार्ट है। पल्सेस के अंदर चना मूंग है जिसमें से चना इसका पार्ट है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर अपन देखते हैं ग्वार सीड, ग्वारगम एंड कैस्टर सीड, तो तीनों प्रोडक्ट पार्ट है इस इंडेक्स के। एंड ग्रेन्स के अंदर अगर अपन देखें व्हीट, बार्ले, मेज, पैडी एंड बाजरा। तो इसके अंदर एज ऑफ नाउ तो कोई भी मतलब कह सकते हैं कोई कमोडिटी नहीं है जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अपन कॉटन कॉम्प्लेक्स में देखें तो कॉटन सीड ऑयल के, कपास एंड कॉटन है। इसमें से कॉटन सीड ऑयल के वो पार्ट है अपने इंडाइसिस का। स्पाइसेस के अंदर अगर अपन देखें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, स्पाइसेस में देखें तो टर्मरिक, धनिया एंड जीरा, जिसमें से टर्मरिक इसमें नई न्यूली एड कमोडिटी है, जो लास्ट ईयर इसमें धनिया था। अब अगर अपन देखें इसके अंदर किस कॉमोडिटी का कितना शेयर है, तो देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हाईएस्ट शेयर है इस इंडेक्सिस का इस फाइनेंशियल के अंदर, तो चने का है अराउंड 20% के आसपास इसके अंदर। देन कोकुड़ का देख सकते हैं 11.22 का शेयर है। ग्वार गम का अराउंड 7.36 है, एंड ग्वार से 9.38 के साथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें। एंड जीरा 4.51 का कंट्रीब्यूशन है इंडेक्सिस में। एंड आरामसीड अराउंड 11.81 का कंट्रीब्यूशन है। एंड सोयाबीन 15.65 का कंट्रीब्यूशन है। एंड सोया रिफाइंड 12.55 का कंट्रीब्यूशन है इंडेक्सिस में। एंड टर्मरिक का अराउंड 3.19, एंड कैस्टर का 4.34। तो हम देख सकते हैं इन सब कमोडिटीज का इसके अंदर वेटेज लिया गया है, जिसमें हाईएस्ट चने का है 20%, एंड लोएस्ट अगर अपन देखें तो वो टर्मरिक का है 3% के आसपास। तो और अगर अपन ओवरऑल देखें तो ऑयल कॉम्प्लेक्स का इसके अंदर वेटेज ज़्यादा है, जिसके अंदर सोया रिफाइंड, सोयाबीन एंड आरम सीड। तो इन तीनों कमोडिटीज को अगर अपन देखें तो अराउंड 40% के आसपास जो वेटेज है वो ऑयल कॉम्प्लेक्स का है इसके अंदर। ये एक की शीट दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिसके बेसिस के ऊपर मतलब ईयर ऑन ईयर मंथली बेसिस के ऊपर इंडेक्सिस का अगर अपन निकालें कि भाई रिटर्न क्या रहा है हिस्टोरिकली और करंट सिनेरियो में, तो हम देख सकते हैं कि आ, हर महीने में, हर साल में अलग अलग रिटर्न रहा है इसका। बट एक कॉमन जो अपन देख सकते हैं, जून जुलाई के अंदर लगभग हर साल ये पॉजिटिव रिटर्न देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर हमने इसको 26 मई को लॉन्च किया था, और अभी मतलब अप्रैल एंड आ चुका है। और एक साल में इसने तकरीबन हमने 1000 के आसपास लॉन्च किया था, जो इसने अभी अप्रैल के अंदर 1500 क्रॉस किया है। और अभी अराउंड 1420 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपेरेटिवली बाकी एसेट क्लास अगर अपन देखें एक साल के अंदर इसने। एक सवाल और रहेगा मेरा आप लोगों के लिए, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ एग्री कमोडिटीज।
वेदर कंडीशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, या ऑल ऑफ द थ्री? राइट। ये तीनों फैक्टर हैं जिसका प्राइसेस पड़ता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस के ऊपर। हाँ, एक ये हमने कोरिलेशन निकाला है एग्रीडेक्स का, जो इसके अंदर कमोडिटीज इन्वॉल्व की गई हैं उनके साथ में कितना कोरिलेशन है। तो देख सकते हैं कैस्टर का कोरिलेशन 0.21 का है, चने का 0.53 है, एंड कोकुड़ का 0.59 है। तो देख सकते हैं 10 की 10 कमोडिटीज का इनमें। और इसमें जो हाईएस्ट कोरिलेशन बैठ रहा है वो आरएम सीड का है अराउंड 0.88, एंड सोयाबीन का 0.82। तो ये दो कमोडिटीज है जिसका हाईएस्ट कोरिलेशन है प्राइसेस का एग्रीडेक्स के साथ में। ये इंडेक्स का जो नियर मंथ फ्यूचर जिसके बेसिस पे चलता है उसके साथ में एक निकाला गया है कोरिलेशन कि कितना इसके साथ में कोरिलेट रहता है। तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो नियर मंथ फ्यूचर है इसके प्राइसेस उसी के साथ लगभग मूव कर रहे हैं। एक एयरडेक्स का जो फूड इन्फ्लेशन के साथ में हेजिंग टूल के रूप में अपन बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कमोडिटीज हैं वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं और कंज्यूमेबल कमोडिटीज हैं इसके अंदर। तो उन सीपीआई और सीएफपीआई के साथ में इसका जो कोरिलेशन है वो देख सकते हैं, सीपीआई के साथ में अराउंड 0.47 का कोरिलेशन है, एंड सीएफपीआई के साथ में 0.52 का कोरिलेशन है। तो किसी को अगर हेज करना हो उसके अगेंस्ट तो देख सकते हैं हम उसको। बाकी इंडेसिस जो हैं उनके साथ में अगर इसका कोरिलेशन निकालें तो देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल उनके साथ में कोरिलेशन है। निफ्टी निफ्टी 50 के साथ में 0.25 का कोरिलेशन है, सेंसेक्स के साथ में 0.24 है, गोल्ड एंड सिल्वर के साथ से भी एकदम अपोजिट है। तो हम ये देख सकते हैं कि एक अपने को डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट मिल रहा है बाजार में ट्रेड करने के लिए, जिसका मतलब बाकी सेगमेंट से कोई कोरिलेशन नहीं है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं अपने को एग्रेस में अगर ट्रेड करते हैं तो। सॉरी। एक को अपने को ओवरऑल डायरेक्शन इंडिकेटर मिल जाता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज का। दूसरा एक डाइवर्सिफाई बास्केट में अपन ट्रेड कर रहे हैं, और जो भी अपन ट्रेड कर रहे हैं उसमें एक एस्टिमेशन ऑफ रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क इन्वॉल्व है, और बहुत कम कोरिलेशन है अदर एसेट क्लास के साथ में अगर अपन देखें तो। और इफेक्टिव बेंचमार्किंग रहती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। रियल टाइम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया किसका कितना परसेंटेज इन्वॉल्व है कमोडिटीज का इस इंडेक्स के अंदर। प्लस ये जो इंडेक्स है ये प्रोफेशनली मैनेज किया गया है एनएससी इंडेक्सिस के थ्रू। तो ये सब बेनिफिट है अपने को अगर इसमें ट्रेड करते हैं तो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसमें ट्रेड करने का बेनिफिट है, ये कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें कोई डिलीवरी नहीं है। बाकी जो भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज ट्रेड होती है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, मोस्ट ऑफ द कंपलसरी डिलीवरी या इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट है, बट ये फुल्ली कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर जो भी ट्रेड करना चाहे वो शॉर्ट टर्म हेजिंग या शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग ओवरऑल डायरेक्शन इंडिकेटिंग बेसिस के ऊपर इंडेक्स को आर्बिट्राज कर सकता है अंडरलाइन कमोडिटी के साथ में, कैलेंडर स्प्रेड कर सकता है इसमें। और ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करके, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले 5 साल का जो एनालिसिस था उसमें जून जुलाई के अंदर लगभग इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो वो एनालिसिस के बेसिस के अपन अपनी कॉल ले सकते हैं। तो ये सब इसके की बेनिफिट्स, और कह सकते हैं कि स्पेशलिटीज हैं ट्रेड करते हैं तो ये सब बेनिफिट है अपने को करने का। एक सवाल और रहेगा मेरा आप लोगों के लिए कि व्हाट इज आर्बिट्राज। तो ये चार ऑप्शन है: एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजिशन इन स्पॉट मार्केट, या एंटरिंग इनटू परचेज ट्रांजिशन इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, और साइमल्टेनियसली एंटरिंग इनटू सेल एंड परचेज ट्रांजिशन इन टू और मोर मार्केट, और एंटरिंग इनटू सेल ट्रांजिशन इन स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट। तो कौन सी कंडीशन है जो आर्बिट्राज को फुलफिल करती है? Right. इसका आंसर सी रहेगा कि आर्बिट्राज के अंदर बेसिकली अपन जो भी पोजीशन बनाते हैं साइमल्टेनियसली दो मार्केट या दो कमोडिटी किसी भी के अंदर भी एक साथ जो दो पोजीशन बनती है
उसको आर्बिट्राज कहते हैं। ऑन द स्पॉट अपन जो भी अपने को उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको इनकैश करने का जो ट्रेड रहता है वो जनरली आर्बिट्राज कहलाता है। ये एग्रीडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशंस है, आप लोग देख सकते हैं। एनसीडी एग्रीडेक्स के नाम से इसकी जो स्क्रिप्ट है, और 500 यूनिट का इसका लॉट साइज है, कैसेटल कॉन्ट्रैक्ट है। और कोटेशन जो आती है पर यूनिट आती है, टिक साइज 0.25 पैसा रखा गया है। और ये मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9 o'clock तक ट्रेड रहता है। और जो इसकी एक्सपायरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ रहती है। और इसकी अगर प्राइस बैंड अगर अपन देखें तो 6% का है इंट्राडे बेसिस के ऊपर। और इन मार्जिन पैक पे अगर अपन देखें तो 6% के आसपास इसके अंदर मार्जिन लगता है। तो इन कंपेयर टू अगर अपन दूसरी एग्रीकल्चर कमोडिटीज देखें तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम मार्जिन है इसके अंदर। ये लॉन्ग कैलेंडर है कि कौन सा मंथ और किस मंथ के अंदर कितने मंथ ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब हम कुछ इन्वेस्टर जो गाइडलाइंस है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जो भी इन्वेस्टर इस बाजार में ट्रेड करते हैं उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस बाजार में आता है उनको एक्सचेंज और सेबी की तरफ से जो भी सर्कुलर्स आते हैं टाइमली उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनको मतलब गो थ्रू पढ़ के ही अपने को अपडेट रहना चाहिए मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। और जो भी ट्रेड करें वो एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ट्रेड करें। और प्रॉपर अपनी जो केवाईसी है वो फुलफिल करके अपने यूसीसी कोड में ही ट्रेड करें। और अपने ब्रोकर को हम लोग इंसिस्ट कर सकते हैं जो भी राइट एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो सब रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वो अपने को दिखाएं। और इंसिस्ट कर अपने ब्रोकर को जो भी अपन ट्रेड करते हैं हर सेटलमेंट के बाद में उसके बिल एक कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट करके वो अपने को प्रोवाइड कराएं। और इंश्योर करें जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट हो रहा है अपने को मिल रहा है उसके अंदर अपने ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे मेंबर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल, ट्रेड नंबर, ट्रेड डेट, किस क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया, वो सब मेंशन रहे। इसके अलावा अपन जो भी ट्रेड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं मेंबर के थ्रू उसकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एक ट्रेड वेरिफिकेशन रहता है जेन्युइन। तो उस फैसिलिटीज़ का अपन मतलब यूज़ करके चेक कर सकते हैं। और अपना जो भी टाइमली मार्जिन और एम टू एम ऑब्लिगेशन रहते हैं वो पे करने चाहिए ताकि अपन किसी भी तरह नॉन पेनल्टी पेनल्टी में के उसमें नहीं जाए। और ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिस्क एसोसिएट रहती है या डब्बा ट्रेड से रिलेटेड उससे हमें अपने को हमेशा अवेयर रहना है। इसके अलावा जो भी अपनी होल्डिंग या डिपॉजिटरी है अपने एज ए पार्टिसिपेंट हर ट्रांजेक्शन की उसके लिए हम अपने ब्रोकर से डिमांड कर सकते हैं। और जो भी हम चेक या डीडी पे करें अपने ब्रोकर को तो वो हम देख लें कि वो जो सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है उसका नाम उसी के नाम से हम इशू करें। और पीरियडिकली हम जो भी स्टेटमेंट अपने स्टॉक की या जो भी कमोडिटीज की रहती है उसको हम अपने ब्रोकर से मांग सकते हैं। अगर कुछ भी उसमें डिस्क्रिपेंसी रहती है तो हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं ब्रोकर को। इसके अलावा किसी भी तरह की जो फंडिंग अनऑथराइज मेंबर करते हैं उस वो उसमें कवर नहीं रहती है तो अपने को फंडिंग जैसे उनसे बचना चाहिए अपने हमेशा। ये कुछ डोंट्स हैं जो अपने को इस बाजार में अगर जब ट्रेड करते हैं तो नहीं मतलब करना है। तो किसी भी अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू अपने को डील नहीं करना है। जो भी ट्रेड करें जस्ट रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही करें। और किसी भी तरह का ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन अपने को नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रेड करें अपन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ही करें विद एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में। और किसी भी तरह की जो बाजार में मतलब लुभावनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह या रूमर्स रहती है या टिप्स के नाम पे जो भी अश्योर्ड रिटर्न्स के लेकर कहा जाता है उन सब चीज़ों के ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। अपने सेल्फ बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके अपने को ट्रेड करना चाहिए। और रिस्क डिस्क्लोजर जो क्लोज रहता है जब अपन अपना केवाईसी फॉर्म फिलफिल करते हैं तो वो ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। और किसी भी तरह का डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट या अनसाइन किया हुआ अपने को कॉन्ट्रैक्ट नोट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मेंबर की तरफ से। और बाजार में किसी भी तरह की रूमर हो तो उसको अपने को पार्ट नहीं बनना चाहिए। और अपनी जो भी पोजीशन अपन बनाए ध्यान रखें कि इतना एक्यूमुलेट नहीं करने कि जो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर अपने को मतलब परेशानी में डाले। और किसी भी तरह के जो मतलब एनालिस्ट या एडवाइजर्स या एक्सपर्ट जो प्रॉमिस करते हैं उनके झांसे में अपने को नहीं आना चाहिए बेसिकली। और अपनी जो भी मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल है अपनी जो पोजीशन के अगेंस्ट उनको टाइमली फुलफिल करना चाहिए। और जो भी प्रोडिक्शन बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स आती हैं उनके ऊपर भी अपने को ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए।
तो ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन था मेरा डूज एंड डोंट एंड इंडेक्सेस के ऊपर। अब अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं आया तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस वेबिनार। तो मैं क्लोज करता हूँ आज का अपना सेशन यहीं पे। थैंक यू।